से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करता है। दूसरे वर्ड में बोले तो कूलम्स लॉ भी तो यही बताता है ना कि चार्ज को, पॉइंट चार्ज को फील्ड से कनेक्ट करता है। उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, वहां पे एक पॉइंट चार्ज को फील्ड से कनेक्ट करता है, हम बाकी काम करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को नहीं बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करता है। सही, दोनों में अंतर ये, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करता है। ठीक, स्टेटमेंट क्या कहलाता है? स्टेटमेंट सब जानते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, क्या मतलब? वर्क। नाम पे ध्यान दो, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स मतलब वर्क। सही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स मतलब एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एक्स, है ना? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स मतलब वर्क। सही। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड मतलब ई डॉट डी ए, एरिया। लाइन इंटीग्रेशन मतलब डी एल। समझ गए? कनेक्ट करो, वर्ड है, मैथ्स का टर्म है और कुछ नहीं। तो लाइन इंटीग्रल जैसे होता था फोर्स का वर्क, वैसे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। हमेशा 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस होता है। वापस, surface integral of electric field over a closed surface, surface integral of electric field over a closed surface will be equal to 1/ε0 times charge enclosed by that surface। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं? चार्ज enclosed by that surface, इसका मतलब क्या है? तो बोल रहा है कोई क्लोज सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ इंटीग्रेशन ये 1/ε0 टाइम्स अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है के बराबर होता है। सब जानते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम दूसरे वर्ड्स में कह देते हैं कि फ्लक्स बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस will be equal to 1/ε0 times charge enclosed by that surface। ये छोटा सा स्टेटमेंट जो कि हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना आना चाहिए, चार्ज इनक्लोज निकालना आना चाहिए। ये सब जब आएगा तभी काम बनेगा। तो हम पहले इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के लिए क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये है। ये क्या है? सबसे पहले एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं ना, एरिया वेक्टर है, छोटा एरिया वेक्टर होता है, बड़ा एरिया स्केलर होता है, ठीक है ना? तो एरिया वेक्टर हम यूज करेंगे। ठीक, दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, एक नया टर्म। तब जाके बात आएगी फ्लक्स निकालना, हमें सीखेंगे। फ्लक्स निकालना जब सीखेंगे तो उसमें दो पॉइंट आएंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके कारण फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम, और फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये छोटा सा पार्ट है, यानी छोटा छोटा, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। काफ़ी कुछ ये तुम जानते हो क्योंकि सब लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो ये तुम जानते हो। बस सॉलिड एंगल ही मेन है और फ्लक्स समझना मेन है, यानी इस चैप्टर में सॉलिड एंगल फ्लक्स मेन है। सही है? और मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि
अगर तुम्हें फ्लक्स सही से समझ में आता है, फ्लक्स निकालना तुम्हें आता है, तो ईएमआई भी तुम जानते हो। अगर फ्लक्स सही से निकालना आता है तो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तुम जानते हो, क्योंकि वो भी 90% फ्लक्स निकालने पे चैप्टर है। सही है। तो अभी हम जो बात करेंगे फ्लक्स पे, तुम चाहोगे तो मैं उसको समराइज कर दूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहोगे तो। बाकी अभी हमें जो पढ़ना है वो एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल सबसे पहले पढ़ना है। ठीक। अब एरिया, ये सेंटेंस लाइन गड़बड़ है। स्मॉलर वैल्यू क्या है? वेक्टर। लार्जर वैल्यू क्या है? हाँ, स्मॉल वैल्यू वेक्टर, लार्ज वैल्यू स्केलर। ठीक। और क्या इसमें हो सकता है? जब ये वेक्टर होगा, जब ये वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड किसी रेगुलर शेप का होगा या इरेगुलर शेप का होगा। अगर रेगुलर शेप है तो उसका मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता ही है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। सही है। इरेगुलर शेप होगा तो हम उसके एलिमेंट लेंगे, डीए उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, है ना। और डायरेक्शन क्या रहेगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। कुछ बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कोई भी एक छोटा सा एरिया लेता हूँ तो एरिया कितना है वो तो एक अलग बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और डायरेक्शन के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये डायरेक्शन होता है। जैसे एक स्फीयर लिया मैंने, स्फीयर लिया तो एक छोटा सा एरिया मैंने कितना लिया? डीए, छोटा सा एरिया। और इसका एरिया डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड। तो इसमें कुछ भी जानना बहुत कुछ नहीं। ठीक। हाँ, इसमें थोड़ा मैथ जो है वो तुम पहले पढ़ चुके हो सब लोग, इधर सर ने भी पढ़ा दिया होगा और उधर मैंने भी पढ़ाया था। कोई प्लेनर शेप है तो उसका ट्रायंगल है, तुम रेक्टेंगल सब जानते हो, है ना। अगर एक वेक्टर है, एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोटेड है, तो ये तुम जानते हो ए क्रॉस बी बाई 2 होता है। पैरेललोग्राम लोगे तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा, सबको पता है ये सब। अगर दो पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब इसमें वेक्टर दिया है, इसमें क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर ए है, ये पोजीशन वेक्टर सी है, ये पोजीशन वेक्टर बी है। तो हमें ए और बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए, ये वेक्टर कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये वेक्टर कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। होगा कि नहीं? और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा, जिसकी डायरेक्शन दोनों के प्लेन यानी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल। और दूसरा मैग्नीट्यूड कितना होगा? सबको पता है, ये सब कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मान के चलो मैं पता है ना। तो ये क्या होगा? ए माइनस सी, सी हो जाएगा, और सी भी हो जाएगा बी माइनस सी। तुम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, है ना। और उसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि ये आ जाएगा, देखो तो जरा क्या आ जाएगा? ए बी आएगा ना, ए सी माइनस में उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सी ए आएगा ना। और सी बी माइनस में उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। अरे कुछ समझ में आया? और तीसरा हो जाएगा सी से सी एक हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो एक पैटर्न बन जाएगा ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ऐसा पैटर्न बन जाएगा हाफ टाइम। पैरेललोग्राम रहेगा तो ए बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए पॉइंट में, और इधर वेक्टर है, वो वेक्टर है और ये क्या है? पॉइंट। सबको पता है नहीं? ये सब पढ़ चुके ना सब लोग? पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस पढ़ चुके ना। तो ये पोजीशन वेक्टर्स है और ये क्या है? वेक्टर्स। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? पढ़ा, सर ने पढ़ा दिया ना। बताऊं क्या मैं? हाँ तो ठीक है, टेंशन ना लो, बता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब वेक्टर ही, बात वही है। हम लोग पढ़ते हैं ना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, सही है। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों कहा जाता है बताता हूँ। एक्चुअली अगर कोई वेक्टर इस तरह से है कि ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताई जाए, ओरिजिन से, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, है ना। ओरिजिन से वेक्टर बताई जाए, पोजीशन बताई जाए तो क्या कहते हैं?
पोजीशन वेक्टर। और जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कुछ बता दूं तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेक्टर कहते हैं। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, पोजीशन वेक्टर ये है ब्रैकेट वाला, उसको वेक्टर कहेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब पूछा जाएगा ना कि ए को उठा के बी में डिस्प्लेस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर कोई वेक्टर दिए तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ी, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझो, मैंने कहा एक पार्टिकल को ए से उठा के बी पे कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी है। लेकिन अगर मैं केवल ए बी की बात करूँ तो ए बी इज ए वेक्टर, काम खत्म। सही है, बस वो पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी ओरिजिन से नहीं देखा जा रहा है, कहीं और से देखा जा रहा है, इसलिए वेक्टर कहा जा रहा है। कोई दिक्कत? अरे वेक्टर तुम बहुत संकीर्ण मत बन जाओ, पढ़ा करो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो। अरे अब न्यूटन लॉ फोर्स वेक्टर को पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूं क्या? तो हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं, फील्ड पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, तो क्या सबको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा? नहीं ना, वेक्टर तो वेक्टर ही है ना। हाँ डिस्प्लेस, तुम मैथ्स में जब पढ़ते हो तो कोई पॉइंट ए को उठा के बी में डिस्प्लेस कर देते हो तो ये भी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये सबको समझ में आता है, बेसिक चीज है ना। ओके ओके ओके। एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? ए क्रॉस बी कर दोगे, यही ना। और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मॉड z वेक्टर कर दोगे, सबको पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द हेल्प ऑफ डायगोनल कितना होता है? डायगोनल से अगर निकालें तो हाफ d1 क्रॉस d2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो ये एरिया, ये तो समझ में आ गया इस फॉर्म में। और एक और मैंने कहा अभी कि एरिया किसके टर्म में? अगर हम ये d1 है और ये d2 है तो एरिया हो जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2, सही। हाफ d1 क्रॉस d2, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, काम एक और था ये 3D भी वेक्टर, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है ना मैथ्स में, आईटी में है ना, एडवांस में है ना, मेंस में नहीं। ट्रिपल प्रोडक्ट ना, वेक्टर वॉल्यूम। ठीक, चलो ये समझ में आ गया सबको। एरिया वेक्टर निकालना सबको आता है पहले से, है ना, पहले से आता है। ठीक है, बस वो ध्यान रखना कि कोई कर्व अगर सरफेस है, जैसे ये मान लो सिलेंडर है और इसका एरिया वेक्टर लोगे तो कैसे लोगे? इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, होगा ना, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। क्यों होगा भाई? आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बाकी सबका लोगे तो आउटवर्ड, छोटा छोटा डी ए है ना। सबको क्लियर है ये चीज? तो ठीक है, ओके, आउटवर्ड। ठीक, ये छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो ये पॉइंट है 2,0,0, ये है 0,04 और ये 0,3,0 है और मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ, ट्रायंगल का एरिया। तो तुम समझ रहे हो, मान लो मैं ए सी निकाल लूँ, ए बी निकाल लूँ और क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ, या सी ए निकाल लूँ, सी बी निकाल लूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ, आंसर आ जाएगा। बस माइनस प्लस की बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो क्या किया मैंने, ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हाफ ए सी निकाल लिया और ए बी निकाल लिया। क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको आता है सबको, ये छोटी छोटी बात है। हाँ, एक जरा सोचना, एक छोटी सी चीज़, थोड़ा इमेजिनेशन की बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आगे जाके तुम देखोगे कि गॉस थ्योरम में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री प्लस यूनिटरी इक्वल टू आईडी का क्वेश्चन। समझ गए? गॉस थ्योरम में क्या कॉन्सेप्ट है? सिमेट्री प्लस यूनिटरी इक्वल टू क्वेश्चन सॉल्व। आगे जाके तुम देखोगे तो सिमेट्री देखना बहुत जरूरी है, सिमेट्री देखना बहुत जरूरी है गॉस थ्योरम में, ठीक है ना। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, कौन बताएगा एक्स एक्सिस की तरफ से अगर मैं टॉर्च मारूं एक्स एक्सिस की तरफ से तो उसका दीवार पे, किस दीवार पे प्रोजेक्शन आएगा, किस दीवार पे उसकी इमेज आएगी? वाईजेड में आएगी। कितनी आएगी? कितनी आएगी?
कितनी आएगी जो तुम देख रहे हो जेड की तरफ एक्स की तरफ से टॉर्च मारोगे, इमेजिन करो एक्स की तरफ से टॉर्च मारोगे तो पॉइंट्स कहाँ आएंगे, देखो जरा। मैं तुम्हारे केवल इमेजिनेशन को चेक कर रहा हूँ, है ना, बोलो। हाँ ए बी का प्रोजेक्शन आएगा ना। हाँ तो किधर आएगा, कितना आएगा, तुम क्वेश्चन समझ रहे हो, ये दिख रहा है सामने तुम्हें, तुम एक्स एक्सिस की तरफ से टॉर्च मारो, पैरेलल इमेज आ रही है, रे आ रही है, तो इसकी इस ट्रायंगल की इमेज कितनी एरिया की बनेगी। मैं तुम्हारे इमेजिनेशन को चेक कर रहा हूँ। हाँ बोलो। बोलो बच्चों, इमेजिन करो ना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा था। इसका जल्दी से बता दो, रिकॉर्ड हो जाए। जब इधर से टॉर्च मारोगे तो ए का इमेज चली जाएगी ओरिजिन पे, ये इमेज वहीं रहेगी, ये इमेज वहीं रहेगी, तो इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा बी ओरिजिन ओ सी ट्रायंगल। अगर सी इधर जेड से टॉर्च मारोगे तो ये सी चला जाएगा ओरिजिन पे, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा, तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसका प्रोजेक्शन यानी जेड से अगर टॉर्च मारेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगी बी ओ ए। ऐसे ही उधर से टॉर्च मारेंगे तो बी चलाएगा ओरिजिन पे और ट्रायंगल बन जाएगा ओ सी ए, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। सबको क्लियर है ये। ऐसे इसका देखो, मैंने कहा एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर को ऐसे सामने ऐसे खड़ा कर दिया गया, ऐसे है ना, इधर से टॉर्च मारोगे तो जो सिलेंडर का इमेज बनेगी वो हाइट कितने की बनेगी h, और विड्थ कितने बनेगी 2r, तो h इंटू 2r का एक एरिया मिलेगा, इसका पाई आर स्क्वायर का मिलेगा, इसका तुम्हें जो दिख रहा है एरिया एकदम सही है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 का मिलेगा, लेकिन इसमें दो एरिया बनेगा, एक फ्रंट पार्ट का और एक बैक पार्ट का। अगर मैं यहाँ से काट दूं तो भी वही एरिया मिलेगा, अगर मैं पीछे वाला पार्ट हटा दूं और आगे वाला पार्ट हटा तो भी वही एरिया मिलेगा, मिलेगा ना। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम, ओवरलैप, लेकिन इसका एरिया वेक्टर होगा उधर, इसका एरिया वेक्टर होगा इधर, एरिया वेक्टर, इसलिए नेट एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 0। सुनाई दिया। तो कभी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कितना, प्रोजेक्टेड एरिया वेक्टर 0 क्लोज सरफेस का। क्लियर, बोलो आगे बढ़े। एरिया के बारे में सब समझ में आ गया। कौन बताएगा व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल है क्या, एंगल पढ़ते क्यों है, बस ये बता दो तुम। कोई मुझे बताएगा एंगल पढ़ते क्यों है, एंगल का पर्पस क्या है पढ़ाने का। दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो मैं बोलूं कि दुश्मन 360 डिग्री से घेर लिया मुझे, ज्यादा स्पेसिफिक होगा ना, या 270 से घिर चुका हूँ, टेक्निकल बात हो गई। अब तो ये भागने की एक जगह है, भाग लो, समझ में आया। उसको छोड़ो, 360 में 350 डिग्री से घेर लिया है, 10 डिग्री भागने के लिए भी है। मेरी बात समझ में आई। एंगल बताता है कि तुम कितना घिरे हुए हो, यानी वो पॉइंट कितना घिरा हुआ है, ये पक्का याद कर लो, यही है एंगल का पर्पस, और कुछ पर्पस नहीं है एंगल का, समझ समझे कि नहीं। हम ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू 4/3 37 ये सब जो पढ़ते हैं, ये बताता है कि वो कितना घिरा हुआ है, कुछ समझ में आया। अब डिग्री में पढ़ते तो 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, रेडियन में पढ़ते तो 2 पाई बाई 2, ये सब है, कुछ नहीं, बस कितने वो पॉइंट कितना घिरा हुआ है ये बताने के लिए होता है एंगल। अरे पक्का समझ में आया। चलो अब बताओ, एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, पॉइंट सोर्स, अरे कुछ समझ में आया। उस पॉइंट सोर्स से जो जब इस पे रखा हुआ है, कहाँ पे, इसके सेंटर पे, इस कमरे के सेंटर पे रखा हुआ है, 100 वाट का बल्ब है, इस दीवार पे कितनी एनर्जी पड़ रही है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, कॉमन सेंस। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, ये एक कमरे से घिरा हुआ है, तो इस दीवार पे कितनी एनर्जी पड़ रही है वो बता दो।